वेबिनार में वार्ता के समावेश करने के लिए हमारे पास विद्वंजन हैं, एक विशिष्ट पैनल है। मैं वेबिनार की अध्यक्षता करने के लिए श्री नंद भारद्वाज को आमंत्रित करता हूं। आप दूरदर्शन केंद्र जयपुर के वरिष्ठ निदेशक पद पर रहे हैं। वेबिनार के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में हिंदी एवं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। वेबिनार के विशिष्ट वक्ता हैं प्रोफेसर अनिल जैन। आप राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। एक बार मैं व्यासपीठ का पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वेबिनार के संरक्षक हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर एल.पी. महावर जी, जो कि हिंदी साहित्य के एक पुरोधा हैं, आपके नेतृत्व में 9 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ है। मैं महावर साहब से निवेदन करता हूँ कि वे कार्यक्रम का विजुअल करें, स्वागत भाषण देकर अनुरोध करें। डॉक्टर एल.पी. महावर साहब। आज की इस वेब संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री नंद भारद्वाज जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अनिल जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक, विद्यार्थीगण और अन्य जुड़े प्रतिभागियों, सर्वप्रथम मैं सेठ रामेश्वर लाल सहरिया राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा की ओर से, अपनी ओर से आप सब इस वेब संवाद कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे आयोजनों के जरिए हम हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए इसके संवर्धन में अपना योगदान देंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए तथा ये आशा करते हुए कि आप जो हमारे सुधी वक्ता है उनका जो मंतव्य है उसको आप ग्रहण करते हुए हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और हिंदी की प्रतिष्ठा स्थापित करने में देश का योगदान देंगे। धन्यवाद। किसे बुलाना है बताओ। धन्यवाद प्राचार्य महोदय सर। आज की वेबिनार का विषय है बाजारवार हिंदी। मैं इस विषय पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज वैश्वीकरण का दौर है। राष्ट्रीय कंपनियां हो चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, अपने उत्पाद बेचने के लिए भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देखते हैं। अपने उत्पाद बेचने के लिए उनको एक ऐसी भाषा की जरूरत होती है जो अधिकांश लोग बोलते हो, समझते हो, जो दिलों पर राज करती हो। वो भाषा सीधी हो, सरल हो, स्पष्ट हो, ये सभी गुण हिंदी भाषा में मिलते हैं। इसीलिए आज नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदी भाषा में अपने उत्पाद का विज्ञापन करती है। इसलिए कहा जा सकता है हिंदी भाषा बाजार की एक मेरुदंड है। बिना हिंदी के चाहे स्वदेशी माल हो चाहे विदेशी माल बिक नहीं सकता। संचार के विभिन्न माध्यम हो, चाहे आकाशवाणी हो, सिनेमा हो, रेडियो हो, अखबार हो, ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इन सभी माध्यमों में हिंदी का आज प्रचुर मात्रा से प्रचार प्रसार हो रहा है। बिना हिंदी के आज कोई काम नहीं चल सकता। तकनीक के विभिन्न माध्यम, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, सोशल साइट हो, इनमें भी हिंदी का बहुत प्रचुर मात्रा हो रहा है।
सब जगह हिंदी छा रही है, सब जगह हिंदी राज कर रही है। इन सब मुद्दों पर हम आज वेबिनार पर चर्चा करेंगे। मैं इन पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता। इन पर चर्चा करने के लिए पर हमारे पास विषय वक्ता है। मैं विषय वक्ता और आपके बीच ज़्यादा व्यवधान न बनकर वेबिनार को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर अनिल जैन, जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, उनको संभाषण के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रोफेसर अनिल जैन सर का परिचय देना मेरे लिए वैसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। प्रोफेसर अनिल जैन सर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। आप हिंदी के पुरोधा हैं। आपने बहुत सी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं का लेखन संपादन किया है। आप काफ़ी लंबे अरसों से विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैंने इनसे न केवल शिक्षा प्राप्त की है, आपकी दीक्षा प्राप्त की है। ये मेरे लिए प्रेरक है, मार्गदर्शक है, आदर्श है। बिना किसी औपचारिकता के मैं श्रद्धा सहित प्रोफेसर अनिल जैन सर को संभाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर अनिल जैन सर। धन्यवाद मान प्रकाश जी, आचार्य जी, वरिष्ठ साहित्यकार भारद्वाज जी और वरिष्ठ विशेषज्ञ आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। और जैसा आपने कहा, महाविद्यालय में मेरे चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी के जो छात्र हैं वो भी। आज का जो विषय है, केंद्रीय विषय है, वो है बाजारवाद और हिंदी। बाजार ने हिंदी के लिए क्या मुश्किलें पेश की हैं, या बाजार ने हिंदी के विस्तार में कैसे मदद की है, इन मसलों पर बातचीत करने के लिए आपने वेबिनार आयोजित किया है। और जैसा कि सूत्र संकेत देते हुए आपने कहा कि बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए जिस भाषा का उपयोग करती हैं, या यूं कहिए जिस भाषा के उपयोग करने की जरूरत महसूस करती है, वो भाषा हिंदी क्यों हो सकती है, और अगर हिंदी नहीं हो सकती तो उसके क्या कारण है। इन पक्षों पर कुछ बातचीत हम लोग उसके माध्यम से करेंगे। ये एक बहुत स्थापित सी बात है कि धीरे धीरे विश्वग्राम या वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ साथ जो नजरिया है वो बदला है। बड़ी कंपनियां विश्व को बाजार के रूप में देखती हैं और उसी तरह से प्रभावित करने का प्रयत्न भी करती हैं। विश्व बाजार की 3 बड़ी भाषाएं हैं, चीनी है, हिंदी है, अंग्रेजी है। चीनी की एक बड़ी सीमा है कि उसे सीखना बड़ा मुश्किल है, उच्चारण की दिक्कतें हैं, लिखने की दिक्कतें हैं, तो बहरहाल बात हिंदी और अंग्रेजी के बीच रह जाती है। हिंदी, जैसा कि मान प्रकाश जी ने कहा भी, कि उत्पाद बेचने के लिए भाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। यूं भी हिंदी की लंबी परंपरा है, विकसित है वो भाषा, बहुत लोगों द्वारा प्रयुक्त है, और विरासत की दृष्टि से देखें 1000 वर्ष का लंबा इतिहास है। लिहाजा शब्द भंडार आदि की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषा है। अंग्रेजी की एक मुश्किल है कि वो हमारे परिवेश की भाषा नहीं है, और हिंदी को जो बड़ी चुनौती मिल रही है वो अंग्रेजी से मिल रही है। अधिक लोगों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण हिंदी एक बड़ा संख्या बल भी है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं हिंदी भाषा के संदर्भ में, वो लगभग ये कहते हैं कि 50-55 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं। और अगर इसमें उस समुदाय को शामिल कर लिया जाए जो हिंदी को समझता है, या जिसे हिंदी बोलने में या पढ़ने में दिक्कत आती हो मगर समझने में दिक्कत जिसे नहीं आती है, माने पंजाबी भाषी व्यक्ति है, गुजराती भाषी व्यक्ति है, आंध्र प्रदेश का निवासी है, बंगाल का निवासी है, असम का निवासी है, केरल का निवासी है, दक्षिण भारतीय भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं, अगर उस संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास लोग वो हैं जो हिंदी समझते हैं। अब जब इतना बड़ा समुदाय हिंदी समझता है तो जाहिर तौर पर
ये मानना पड़ेगा कि बाजार में वस्तु बेचने वाले के लिए 80 करोड़ एक भाषा को समझने वालों के लिए अगर उनके पास पहुंचकर अपना उत्पाद बेचना है तो उसके लिए इस संख्या बल के प्रति बेपरवाह होना मुमकिन नहीं है। हिंदी के माध्यम से वो अपनी वस्तु बेचना चाहता है। बाजार का सीधा सा तर्क है, जैसे ज्यादा बिके, जो ज्यादा बिके उसे बेचना है। जैसे ज्यादा बिके माने लोगों को आकृष्ट करने के लिए हम उसकी भाषा में बात करें। एक दौर था जब बेचने के लिए हम हिंदी की बनिस्पत अंग्रेजी का प्रयोग करते थे, पर धीरे धीरे उदारीकरण के बाद जब भारत में एक बड़ा बाजार दिखलाई देने लगा तो एक नई भाषा विकसित हुई। नई भाषा इस अर्थ में कहता हूं कि भाषा के दो रूप हैं। एक वह भाषा है जो बाजार के अनुरूप अपने आप को बदल रही है, दूसरी वह भाषा है जिसे हम लोग हिंदी वाले लोग मानक भाषा या तुलनात्मक रूप से परिष्कृत भाषा कह सकते हैं। मानक भाषा व्याकरण सम्मत भाषा है और बोलचाल की भाषा कुछ वैसी नहीं है। अगर इसे भाषिक प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो उदारीकरण के बाद बाजार ने हिंदी का क्रियोलीकरण किया है। ये क्रियोलीकरण से मतलब ये है कि उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक शब्द लिए हैं, शब्दों के रूप को बदला है। ये हम सब जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की भाषा बहुत प्रांजल भाषा है, पर अगर आपको टूथपेस्ट बेचना है तो प्रसाद की भाषा में टूथपेस्ट बेचना मुश्किल है। ये संभव है कि वीको वज्रदंती या च्यवनप्राश आप प्रसाद के निकट की भाषा में बेच लें, पर भाषा का वह रूप जिसे हम प्रांजल और मानक रूप कहते हैं, वह रूप कुछ और प्रकार का है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां न भी चाहें तब भी बाजार ने उन्हें विवश किया है, और विवशता का जो संदर्भ है वो ये बड़ा संदर्भ है कि उन्हें हिंदी अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। प्रकाशन व्यवसाय को अगर हम देखें, हिंदी में किताबें पहले भी छपती थी, अब भी छपती हैं, पर एक बड़ा परिवर्तन आया है कि बाजार ने ये महसूस किया कि हिंदी पुस्तकों का एक बड़ा बाजार है, और जब बड़ा बाजार है तो आप पाएंगे कि बहुत सारे विदेशी प्रकाशक हिंदी में प्रकाशित करने लगे, अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करने लगे। पेंगुइन पेलिकन जैसे प्रकाशन समूह हिंदी में किताबें छाप रहे हैं। और ये सच है कि इस देश में दूसरी भाषाओं में जितनी कुल किताबें छपती हैं, बिकती हैं, उसकी तुलना में हिंदी का एक बड़ा बाजार है, और विदेशी प्रकाशन गृहों को ये बाजार आकृष्ट करता है और उसके लिए उन्हें हिंदी को चुनना पड़ता है। तो इस दृष्टि से हिंदी को विस्तार मिला है। वस्तुओं का बड़ा बाजार तैयार हुआ है। हम लोग जूम से या गूगल से मीट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जब बीएसएनएल आया था तो बीएसएनएल की जो भाषा थी उसमें जो भी सूचनाएं आती थी उनमें आम तौर पर ये आता था कि अंग्रेजी के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। कल इस परिप्रेक्ष्य में मैंने फिर से उसे देखा तो मैंने पाया कि अब वो ये कहता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं और अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं। माने जो वस्तुएं आ रही हैं उनके साथ जो नया संचार माध्यम तैयार हो रहा है, उस संचार माध्यम में भी हिंदी आगे बढ़ तो रही है, वो न भी चाहे तब भी बढ़ रही है। ये कहा जाता था कि हिंदी को लिखना बड़ा मुश्किल है, उसकी लिपि बड़ी समस्या है, पर बाजार ने हिंदी कुंजी पटल मोबाइल में, कंप्यूटर में उपलब्ध कराया
और अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा हिंदी से परहेज है, वो ये मानते हैं कि अंग्रेजी में यानी रोमन में टाइप कीजिए और देवनागरी में टाइप हो जाएगा। माने एक रूप हमारे सामने आया और तकनीक की जो बाधा कहकर हम हिंदी से बचने की कोशिश करते थे, तकनीक की उस बाधा को जब बाजार ने महसूस किया कि इस तकनीक का अनुकूलन जरूरी है बड़े बाजार पर कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने उस तकनीक का अनुकूलन किया। तो आप कह सकते हैं कि बाजार ने हिंदी को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद की है, मगर हिंदी को एक और चुनौती मिली उद्योगों से। रोजगार के कारण विस्थापन हुए, बड़े शहर केंद्र बने रोजगार के, और बड़े शहरों में अगर पुराना उदाहरण देखें, हम रामविलास जी लिखते हैं कि हिंदी आगरे में नई चाल में ढली, और उसके लिए वो ये बात कहते हैं कि नई चाल में ढलने का बड़ा कारण ये था कि आगरा उन दिनों व्यवसाय का बड़ा केंद्र था, और जो बड़ा व्यवसायिक केंद्र होता है वो जनपदीय भाषाओं को या दूसरी सहभाषाओं को धीरे धीरे उनका साथ लेकर भी एक केंद्रीय भाषा खड़ीबोली के रूप में आगरा प्रतिष्ठित करता है। यही हमारी परंपरा है। और अब अगर आप देखें तो बड़े औद्योगिक केंद्रों के आसपास या बड़े औद्योगिक केंद्रों में विस्थापित होकर रोजगार की तलाश में लोग पहुंच रहे हैं, और जो रोजगार की तलाश में व्यक्ति पहुंचता है वो नौकरी के लिए वह भाषा भाषी स्वेच्छा से अपनी मूल भाषा का प्रयोग छोड़ता है, क्योंकि नए परिवेश में जब वो अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों से संवाद को विकसित करता है तो जनपदीय बोलियां धीरे धीरे छूटने लगती हैं और उसके स्थान पर एक बोली प्रतिष्ठित होने लगती है। प्रभा खेतान ने अपने इस एकाध उपन्यास में इसका जिक्र किया है कि कोलकाता के जो मारवाड़ी हैं उनके यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक वो जो परंपरागत हैं, दूसरे वो जो आधुनिक हैं। वो आधुनिक के बारे में वो कहती है कि ये आधुनिक परिवार धीरे धीरे मारवाड़ी का प्रयोग छोड़ रहे हैं। ये जो मारवाड़ी का प्रयोग छूट रहा है यानी व्यवसाय के कारण, औद्योगिकरण के कारण, रोजगार से पैदा हुए विस्थापन के कारण ये अपनी लोकल डायलेक्ट का या अपनी लोक भाषा का, जिसे आप सहभाषा कह सकते हैं, विभाषा कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं, उसका जो प्रयोग छूट रहा है उसने बड़ा संकट पैदा किया है। संकट इस रूप में कि शहरों में जो बड़ी आबादी है अगर उसकी तीसरी पीढ़ी शहर में रह रही है तो उसके परिवार से लोक भाषा छूट गई है, यानी बोली को मानक भाषा निगल रही है, लोक भाषा को निगल रही है मानक भाषा। तो ये जो बड़ी बोली का छोटी बोलियों में निगलना है ये बड़ा खतरा कह सकते हैं। मूल भाषा का प्रयोग छूट रहा है और शहरी हिंदी बोलियों के लिए चुनौती बन रही है। तीसरी पीढ़ी में बोलियों का गायब होना बड़ा मुश्किल में डाल रहा है और हमें समय रहते इस पक्ष को समझने की जरूरत है। और होता क्या है, आप भी कह सकते हैं कि शहरीकरण का बाजार से क्या संबंध है। बाजार हमें उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति आकृष्ट करता है और उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति आकर्षण हमें वहां ले जाने का, वहां ले जाता है, वहां बसने के लिए विवश करता है जहां वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। लिहाजा गांव टूट रहा है, शहर बढ़ रहा है, और शहर बढ़ रहा है तो गांव की बोली गांव तक सीमित हो रही है और तीसरी पीढ़ी में शहर में जाकर वो बोली छूट रही है। बाजार ने ये काम बड़ा खतरनाक काम किया है। एक और बात, जो लेखक है वो लेखक भी बाजार के आकर्षण से मुक्त नहीं है। हिंदी में दो बड़े विमर्श, आदिवासी विमर्श और दलित विमर्श आते हैं और आप पाएंगे
कि दलित विमर्श का जो लहजा है वो स्थानीय बोली से रगा पगा है। स्थानीय बोली का जो टिंच है, जो रंगत है, वो उसमें खूब दिखलाई देती है। और धीरे धीरे आप ये भी पाएंगे कि उसकी स्थानीय बोली के स्थान पर जो अधिकतम प्रयोग हैं वो आपकी मानक या ये कहिए कि खड़ी बोली या परिष्कृत हिंदी में आ रहे हैं। तो उसका कारण शायद ये कि जो प्रयोक्ता है वो बड़े क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, और बड़े क्षेत्र में स्थापित करने का जो आकर्षण है वो स्थानीय बोली की रंगत के साथ साथ उससे प्रयोग जो करवाता है वो बड़े बोली का या परिनिष्ठित भाषा का वो प्रयोग करवाता है। अलबत्ता इससे भी एक लाभ हुआ है कि स्थानीय बोली के प्रति जो संकोच का भाव था वो टूटा है। बाजार ने स्थानीय बोली के प्रति संकोच के भाव को 3 स्तरों पर तोड़ा है, कम से कम मुझे ऐसा महसूस होता है। एक तो राजनीतिक स्तर पर जो राजनेता हैं वो स्थानीय रंगत के साथ साथ मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं और इस तरह से मानक हिंदी को अधिक लोगों तक पहुंचाते तो हैं, पर स्थानीय बोली के प्रति जो संकोच है वो लोगों के मन से दूर भी करते हैं। यही काम मीडिया ने भी किया है। अगर मीडिया के अगर आप दूरदर्शन या दूसरे माध्यमों पर जाएं तो आप पाएंगे कि एक दौर था जब परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग वहां होता था, मगर धीरे धीरे आप पाएंगे कि राजस्थानी रंगत से रंगी हुई आनंदी वहां पर मौजूद है और ब्रज और अवधि से रंगे हुए दूसरे धारावाहिक मौजूद हैं, हरियाणवी के प्रयोग से रंगे हुए प्रयोग मौजूद हैं। एक दौर था जब मीडिया में आपको सिर्फ भोजपुरी प्रयोक्ता दिखलाई पड़ता था। तो इस तरह वो बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए, उस क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने के लिए या लोगों को विविधता के प्रति आकृष्ट करने के लिए वो स्थानीय बोली का प्रयोग भी कर रहे हैं। बाजार में एक काम किया है। एक काम और हुआ है कि बाजार में हिंदी की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सह भाषाएं हैं, उनके प्रयोक्ताओं को कम तो किया है, पर मैं कभी कभी ये भी पाता हूं कि जो कुछ ऐसे प्रयोग थे जिनसे हम अपरिचित थे वो भी धीरे धीरे हिंदी में आ रहे हैं। आज तक की जो भाषा है उसमें कहावतों और मुहावरों का, स्थानीय कहावतों मुहावरों का प्रयोग हो रहा है, और जिसे अमुक प्रदेश से अमुक पार्टी का सुपड़ा साफ। अब ये सुपड़ा साफ ये राजस्थान का निकटवर्ती प्रयोग है सुपड़ा, और ये एक विशेष अभिव्यक्ति लेकर के आता है और इस तरह के प्रयोग होने लगे हैं। हाँ, एक दिक्कत आ रही है, ये व्याकरण रहित या व्याकरण के नियमों के प्रति बेपरवाह, बंधन रहित भाषा आ रही है। आप ये कह सकते हैं कि बाजार ने भाषा का लोकतंत्रीकरण किया है, और मैं हिंदी का शिक्षक रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्रीकरण नहीं, उसे व्याकरण विहीन भी बनाया है और उसे खुले छोड़ दिया है। और ये खुले छोड़ने से कई बार दिक्कतें आती हैं, जो भाषा का ढांचा है वो टूटता है। एक बात और मुझे महसूस होती है जो बड़ी सुखद है। एक दौर था जब भारतेंदु बाबू के दौर में, जमाने में ये कहा जाता था कि जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वहां का व्यक्ति हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अखबार का इस्तेमाल करता था। और अब वो जमाना आ गया है कि अखबार के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग हो रहा है। माने भाषा यहाँ ऐसा नहीं है कि अखबार वाले के सामने लक्ष्य हिंदी की सेवा करना है। यहाँ उसके सामने लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, जिस भाषा में उसे बड़ा बाजार मिलेगा उस भाषा में वो अपने उत्पाद को बेचने की कोशिश करेगा। प्रयोक्ता की भाषा के निकट पहुंचने की चाह में ये सब हो रहा है और ये बड़ी अच्छी स्थिति है। फिर भी हम लोगों को, कम से कम हिंदी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, चूंकि हिंदी दिवस है, कि इस बाजार की रो में बहकर हम घरों में
कम से कम अपनी देसी बोली का प्रयोग, अपनी बोलियों का प्रयोग न छोड़ें। बच्चों के साथ संवाद करते हुए हम अपने प्रयोगों को न छोड़ें, नहीं तो हमारी मुहावरे, कहावतें, किस्से, कहानियां, पहनावा, भोजन, इस सब को खतरा पैदा होगा। उसके प्रति हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार में देखिए, उसका मकसद सामान बेचना है, आपका मकसद अपनी भाषा को बचाना है। और हम सतर्क लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो हम अपनी भाषा को बचाने के प्रति सतर्क रहें और बाजार जहां हमारी सहायता कर रहा है हमारी भाषा के विस्तार के लिए, हम उसका उपयोग करें। शुक्रिया। धन्यवाद सर। प्रोफेसर अली जैन सर ने हिंदी के शब्द भंडार, हिंदी के बोलने वाले की संख्या 50 से 55 करोड़ के बीच, और हिंदी आज बाजार की भाषा के रूप में बताया उन्होंने। और आज हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी से ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने बताया कि विदेशी भाषा की पुस्तकें भी हिंदी में अनुवाद हो रहा है, अंग्रेजी की जगह हिंदी को प्राथमिकता मिल रही है। तकनीक की दृष्टि से भी हिंदी ज़्यादा बेहतर भाषा है। आज हिंदी को देखते हुए शहरों में लोक भाषा का विलुप्त हो रही है, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। हमें लोक भाषा को भी ध्यान रखना है। आज बाजारों में अंग्रेजी साहित्य और के लेखक हिंदी भाषा में अपनी पुस्तकें अनुवाद कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक विद्यार्थियों के लिए एक सूचना देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, लिंक दिया जाएगा, उसमें 30 प्रश्न होंगे, आपको वो हल करने हैं और सबमिट करके देना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा, इसलिए आप सब लोग कार्यक्रम से जुड़े रहे। कार्यक्रम से नए जुड़ने वाले व्यक्तियों का भी स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी से निवेदन करूंगा कि वो वार्ता को बढ़ाएं आगे। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी का धन्यवाद, नमस्कार। परिचय के मोहताज नहीं है सर, एक मिनट, परिचय के मोहताज नहीं है। आप हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। आप संप्रति डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। आप साहित्य संस्कृति संस्थान फैजाबाद के अध्यक्ष भी हैं। आपने अनेकों पुस्तकें, पत्र पत्रिका व लेखन संपादन किया है। आपको विभिन्न संस्थानों से हिंदी साहित्य की सेवा के लिए अनेक पुरस्कार मिले हैं। इसलिए मैं बड़े सम्मान के साथ त्रिपाठी जी को संभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी। धन्यवाद भाई मान प्रकाश जी। मैं, मेरे आदरणीय अग्रज प्रोफेसर अनिल जैन जी बैठे हैं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदी के शीर्षस्थ रचनाकार नंद भारद्वाज जी, प्राचार्य डॉक्टर LP महावर जी, कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सीताराम कुमावत जी जो अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, और भाई मान प्रकाश मीणा जी। अभी मैं सुन रहा था भाई जैन साहब को, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस अवसर पर हिंदी के विकास के लिए हिंदी की शुभकामनाएं देते हैं पूरे देश के लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए, हिंदी जीने वालों के लिए, हिंदी संस्कृति को बढ़ावा देने वालों के लिए, देश में विदेश में। यह समय इसी के लिए याद किया जाता है, आज का दिन भी और लगभग कभी कभी पखवाड़ा भी, सप्ताह भी। तो पूरा देश, पूरा हिंदी विश्व जो है वो आज हिंदी में है, और बहुत खुशी है। साल भर हम लोग इंतजार करते हैं इस दिन का कि वो दिन आए तो हम वर्ष भर का लेखा जोखा अपने सामने रखें कि देखें हिंदी कितनी आगे बढ़ी है, क्या उसका स्वरूप है, किन किन देशों में किस रूप में उसका स्वभाव, उसका विस्तार हो रहा है। बहुत सारे दिशाओं, बहुत सारे कोणों से हम हिंदी को समझने और देखने की कोशिश करते हैं। आपका जो विषय है बाजारवाद और हिंदी, आदरणीय जैन साहब ने बाजारवाद को लेकर, हिंदी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं।
दरअसल ये बाजारवाद या जो बाजार है, ये मुनाफे और व्यक्तिगत लाभ का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की जो सारी विचारधारा है, जो एक संस्कृति है बाजार की, वह मुनाफा केंद्रित संस्कृति है, मुनाफा केंद्रित तंत्र विकसित होता है। उस मुनाफा कमाने के लिए, बाजार में पैसा कमाने के लिए, अपने उत्पाद को बेचने के लिए टिकाऊ चीजें जो है, ये सारी जो उसकी अवधारणा है बाजार की, उसके नाते वो हिंदी स्वाभाविक है। इस देश में कम से कम हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा। एक जमाना था कि हमारे पास देशी बाजार हुआ करता था, गांव में आज भी हाट बाजार लगते हैं, देशी चीजें बिकती थीं। आज हम विश्व बाजार में पहुंच गए हैं, देशी बाजार लुप्त हो गए हैं। तो देशी बाजार में भी, जैसा जैन साहब ने बोलियों की चिंता व्यक्त की, वो चिंता मेरी भी है और सभी की है, कि वहां गांव का जो बाजार था, शहरों का जो बाजार था, जो देशी बाजार था, जहां देशी वस्तुएं, भारत की वस्तुएं, एक प्रकार से जहां स्वराज के तहत जो अपनी स्वदेशी की कल्पना थी, वो वहां लगभग साकार हुआ करती थी। यह विश्व बाजार उस दायरे से बहुत ऊपर निकल चुका है और पूरा संसार पैसा कमाने की होड़ में विभिन्न देशों में अपने माल को बेचने के लिए उतावला है कि कितना अधिक विश्व पूंजी, कितनी विदेशी पूंजी इस देश में, हर देश में संग्रहित हो रही है। तो ये बाजार जो है, वो चीन का बाजार देखें, इस समय जो डावाडोल है भारत में, उस बाजार की सारी वस्तुओं का बहिष्कार चल रहा है, तो वो बहुत परेशान है। हर देश अपनी वस्तुओं को अपने देश के अलावा दूसरे देश में बेचने के लिए प्रयास करता है, समझौता करता है, और क्योंकि पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, चलाने के लिए, ये बहुत सारी आवाजें आती हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इस देशी बाजार में भी कबीर जाके खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो ये समय तो अब नहीं रह गया है। हर आदमी बाजार में खो गया है, क्योंकि इतना चमकीला है, इतना आकर्षक बाजार है कि उसने हर आदमी की संवेदना को, हर आदमी के विचारों को, हर आदमी के मानस को उसने बदल दिया है, अपने प्रति आकृष्ट कर दिया। वस्तुएं जो है वो जीवन के केंद्र में आ गई हैं। भौतिकवादी जो चिंतन है, जो उपभोक्तावाद है, देखिए अब हम ग्राहक हो गए हैं, मनुष्य से हटकर हम ग्राहक हो गए हैं, हम उपभोक्ता हो गए हैं, क्योंकि हमें बाजार में वस्तुएं खरीदना है, अपने काम की, अपने मतलब की उपयोगी वस्तुएं। तो ये जो उपयोगितावाद है, ये जो उपभोक्ता संस्कृति है, ये जो पूंजीवाद है, नव पूंजीवाद है, जो उदारवाद, ये जो सारी अवधारणाएं इस विश्व में इस समय चल रही हैं, इसके तहत हमने अपनी संवेदना को, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को, अपने उस मानस को, जिस मानस की विरासत पर हम बहुत गर्व किया करते थे, उसे हमने लगभग बाजार के हवाले कर दिया है। और हम एक ग्राहक की हैसियत से बाजार में जाते हैं, और कहा जाता है ग्राहकों के लिए सरकार भी बड़ी चिंता करती है, उपभोक्ता फोरम बने हुए हैं, ग्राहकों को समय समय पर चेतावनियां दी जा रही है कि सामान खरीदें तो उसका बिल लें। तो इस तरह से बाजार के कब्जे में इस पूरे विश्व का मनुष्य उसमें पहुंच गया है। और वह बाजार ने भाषा, देखिए बाजार जब कभी किसी देश में, अपने देश में आया है, तो बाजार दो काम करता है। एक तो उसकी भाषा को वो पकड़ता है, क्योंकि माल बेचने के लिए, अपने विज्ञापन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, उस माल के को एक प्रकार से लोगों के मन में अगर आकर्षण नहीं पैदा हुआ, अगर विश्वास नहीं पैदा हुआ, उस भाषा से, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे अगर
विश्वास अगर जनता में नहीं पैदा हुआ, उपभोक्ता के मन में उस वस्तु के प्रति पैदा हुआ आकर्षण नहीं पैदा हुआ, बोल तो रहा है लेकिन आवाज, क्योंकि होड़ लगी हुई है। और इतनी कंपनियां हैं, चाहे देश की कंपनियां हैं, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, चाहे वो लघु उद्योग हैं, सब अपना अपना माल खपत करने के लिए परेशान हैं, बेचैन हैं। तो इस बेचैनियों के समय में भाषा, खासतौर से जो हिंदी है, वो बड़ी मददगार साबित हुई। क्योंकि जैसा आंकड़ा प्रोफेसर जैन साहब ने दिया, उसके हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में हिंदी का बाजार, वो चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, पूरे देश में उसके बोलने वाले, सामान खरीदने वाले। आवाज क्या नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए सर। तो ये सब एक ऐसा संजाल फैलाया, एक ऐसा जाल फैलाया हुआ है कि जिसमें मनुष्यता प्रश्चिन्हित हो गई है। हम सब बाजार जाते हैं, माल खरीदते हैं। तो छोटे शहर में तो ठीक है, पर दिल्ली में एक चीज और याद आ रही है मुझे कि हिंदी तो बहुत बढ़ रही है, पर गांव में और छोटे शहरों में जो दुकानों पर बोर्ड लगे हुए हैं, उस दुकान का जो विज्ञापन है वो सब अंग्रेजी में हो गया है। हिंदी में भोपाल चले जाएं, सागर हो, इंदौर हो, झांसी हो, छोटे शहरों में जो दुकानदार अपने विज्ञापन का बोर्ड लगाए हुए हैं, वो मुझे हिंदी में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, अंग्रेजी में ही दिखाई पड़ते हैं। भले उस दुकान के भीतर आप प्रवेश करें तो चीजें खरीदने के लिए आपसे हिंदी में बातचीत होती है। तो अंग्रेजी का प्रभाव, वर्चस्व कहीं न कहीं हमें दिखता है। लेकिन खतरा इसलिए नहीं है कि मल्टीनेशनल तो ठीक है, हमारे जो देशी उत्पाद हैं उन्हें बेचने के लिए भी भारत सरकार की ओर से, प्रांत सरकारों की ओर से, उद्योग जगत की ओर से, व्यापार जगत की ओर से यह हिदायत भी दी जाती है कि हमारा माल कितना अधिक खपत हो रहा है तो हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। दरअसल एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि यह जो हिंदी है, ये साहित्यिक हिंदी नहीं हो सकती है, यह हिंदी लेखन की हिंदी नहीं हो सकती है, यह हिंदी पत्रकारिता की हिंदी नहीं हो सकती है, यह हिंदी सोशल मीडिया की हिंदी नहीं हो सकती है। यह हिंदी बाजार की हिंदी होगी, जो टूटी फूटी भी होगी, जो आधे अधूरे वाक्यों में भी होगी, क्योंकि वहां कोई साहित्य नहीं रचा जा रहा है, कोई लंबा पैराग्राफ नहीं तैयार किया जा रहा है। हमें कम से कम शब्दों में, बहुत सटीक शब्दों में उस वस्तु को बेचना है। तो उतना उस बेचने वाली जो भाषा है, जो ग्राहक को समझाने वाली जो भाषा है, उतनी ही जरूरत हमें हिंदी के लिए है। तो ये बात तो बड़ी खुशी की है, खुशफहमी भी हमें है कि हमारी हिंदी बाजार के नाते विश्व में, भारत ही नहीं विश्व में भी पूरी तरह से वो सम्मान पा रही है कि हिंदी लोग बोल रहे हैं, हिंदी में सामान खरीद सकते हैं, हिंदी में व्यापार हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। इस हिंदी को बाजार की हिंदी बने रहने दें, क्योंकि जरूरी है कि हिंदी का एक विस्तार का बड़ा मार्ग, एक विस्तार का बहुत बड़ा समूह देश में और विश्व में इस बाजार के माध्यम से बना हुआ है। इसलिए इस अर्थ में हम इस हिंदी को महत्व दे सकते हैं, क्योंकि नए नए ब्रांड आ रहे हैं, नई नई मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। ये सब अपने माल को खपाने के लिए देखिए एक चीज और है कि इसमें जो विज्ञापन महत्वपूर्ण है, कि जो विज्ञापन हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे हिंदी भाषी जो लेखक हैं, जो प्रबुद्ध जन है हिंदी के लिखने पढ़ने वाले, उन्हें एक प्रकार से रोजगार भी मिल रहा है। एक ये फायदा हुआ कि जो कंपनियों ने भारतवर्ष में कम से कम हिंदी के माध्यम से अपने व्यापार को प्रतिष्ठित किया है, बेच रहे हैं, तो हिंदी के बहुत सारे लोग इसमें रोजगार उन्हें मिल रहा है, क्योंकि कैप्शन तैयार करना है, विज्ञापन तैयार करना है, और वह विज्ञापन की भी एक प्रतियोगिता है कि एक ही साबुन, अलग अलग साबुन है, पर साबुन साबुन है। तो लिरिल भी है, जय भी है, और इसके अलावा जो है सनलाइट और तमाम साबुन एक जमाने में रहा करते थे।
तो जो निरमा है, लिरिल है, ये जो तमाम जो वॉशिंग पाउडर्स आ रहे हैं, तो देखें सबका विज्ञापन भाषा और भाषा के साथ साथ जो अभिनेता है, जो विज्ञापन करता है, कम से कम चैनल्स पर दूरदर्शन के माध्यम से उसे उसकी भी चमक उसमें काम कर रही है और भाषा की चमक भी काम कर रही है। तो एक प्रकार से ये हिंदी का विकास इस तरह से है। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी बहुत विस्तार पा रही है बाजार में। बाजार की बात आती तो तकनीक की बात आती है। मान प्रकाश जी ने भी, जैन साहब ने भी सोशल मीडिया और रेडियो, आकाशवाणी और ये अपना चैनल्स और तमाम बातें कही। दरअसल जो तकनीक है, जो तकनीकी भाषा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी इस समय विश्व में की सारी तकनीक इस देश में, चाहे वो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से, चाहे वो वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक और तमाम जो माध्यम है सोशल मीडिया के माध्यम से, हिंदी का जो विस्तार हो रहा, हिंदी का जो ये भी एक बाजार है। क्योंकि आप देखें तो इस माध्यम से भी, इस तकनीक के माध्यम से भी हिंदी ने बाजार पर अपना वर्चस्व बनाया है। कहते हैं कि सन मई 1968 में हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी और इसके पहले 1950 में एक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए बोर्ड गठित हुआ था और फिर 1961 में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग बना और इस आयोग ने पूरे भारतवर्ष के विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न माध्यमों से तकनीकी शब्दावली कोश बनाया। वो विज्ञान का कोश है, वो अर्थशास्त्र का कोश है, वो वाणिज्य का शब्दकोश है, वो लोक भाषाओं का शब्दकोश है। इन शब्दकोशों के माध्यम से जो तमाम तकनीकियां इस देश में आ रही थी, जैसे इस समय कोरोना काल, तो कोरोना काल को देखें, तमाम तकनीकी शब्दावलियां आई हैं। जिन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ था, वो सैनिटाइजर, वो जो है अनलॉक, वो लॉकडाउन, ये तमाम जो शब्दावलियां आई हैं, इन सारी शब्दावलियों का हिंदीकरण भी होने की बात आती है। तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिंदी के अंग्रेजी के शब्दों को, अन्य भाषी शब्दों को हिंदीकरण जो किया, उससे तकनीक के क्षेत्र में हिंदी को बहुत बढ़ावा मिला है। और जो हमारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सिनेमा है, जो सारे तकनीशियन और विशेषज्ञ हैं, अनेक कार्य को अंग्रेजी के माध्यम में किया हो, लेकिन इन्होंने बाजार में जब अपने इन सब प्रोडक्ट को, इन सब सारी चीजों को लेकर आए, तो उन्होंने हिंदी माध्यम से ही अपनी बातें कहने की कोशिश की। मानकीकरण की चिंता हमें बाजार में नहीं करना है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। आप देखें कि सोशल मीडिया की बात बहुत आती है। मुझे लगता है कि बाजार से अधिक इस समय देश में, विश्व में सोशल मीडिया जो है, जो इंटरनेट, गूगल एप्स, तमाम एप्स आ रहे हैं, इसके अलावा जो है व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ब्लॉगर्स तमाम ऐसे हैं। तो ये सारे जो माध्यम मोबाइल पर हमारे उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से हिंदी को, मुझे लगता है कि एक जमाना था कि सन 2003 के आसपास इसमें अंग्रेजी का बड़ा वर्चस्व था। हम लोग जब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे तो कीबोर्ड हमारा नहीं था, यूनिकोड नहीं था। अब देखें, हम हिंदी में भरपूर लेखन कर सकते हैं। फेसबुक पर हम अपनी राइटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर हम कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। यानी जितने भी तकनीकी माध्यम इस मोबाइल पर मौजूद हैं, एप्स, उनके माध्यम से हिंदी का विस्तार बहुत हुआ है। इस विस्तार में हमारी नई पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। और
इसका मोह जो है, हमारे बड़े बड़े देश के वरिष्ठ साहित्यकार भी इस माध्यम पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपनी पुस्तकों की परिचर्चा के माध्यम से, तमाम तरह से ई बुक्स, पत्रकारिता, पूरी पत्रकारिता ई बुक्स की, ई मैगजीन की, सब इसी पर आ रहे, सारे प्रकाशक इसी पर आ रहे हैं और वो संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आप देखें, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता, कितना खतरनाक दौर होता कि घर में बैठकर साहित्यकारों के पास किताबें थीं, साहित्यकारों के हाथों में कलम थी, पत्रकारों के हाथों में अपनी पत्रकारिता की जुबान थी, कलम थी, लेकिन जो आम आदमी था, जो घरों में बंद हो गया 4 महीने 6 महीने, उसके लिए क्या होता? टीवी तो ठीक है, चैनल्स ठीक है, वो भी एक माध्यम, तकनीकी माध्यम है, उससे भी बहुत सारा विस्तार हो रहा है, लेकिन इस सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने बड़ा क्रांतिकारी कदम किया, उठाया, और सभी को, सबके मानस को, जो हताश होता, निराश होता, तनाव से गुजरता, जो तमाम कुंठाओं में चला जाता, उस जनमानस को इस माध्यम ने बचाने की कोशिश किया। सारा ज्ञान, विज्ञान, कला, चित्रकला, इतिहास, पुराण, जो कुछ इस देश में साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में है, वो सारा का सारा हिंदी में प्रस्तुत किया, और हिंदी में प्रस्तुत करने के साथ साथ उसने हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा की चेतना है, भाषा की अपनी जो संस्कृति है, भाषा का जो स्वरूप है, उसे बचाए रखने की कोशिश भी इस माध्यम ने किया। एक समय था कि जब सारे संसाधन नहीं थे इस मोबाइल पर, तो हम आई लव यू की जगह IIL, इस तरह से यू को वाई करके एक शॉर्ट फॉर्म में करते थे। अब तो इतना अधिक हिंदी में लिखा जा रहा है कि आदमी जो काम साहित्य में, किताबों में, लेखन में, कागज पर करता था, वह सारा कार्य इस माध्यम से कर रहा है। तो ये तकनीक, इसमें भी आप देखते हैं कि विज्ञापन की दुनिया है, इस मोबाइल में भी, टीवी के चैनल्स में तो विज्ञापन की दुनिया पहले थी, और इसमें विज्ञापन की दुनिया है कि अगर किताबें खरीदना है तो अमेजन पर जाइए, फ्लिपकार्ट, तमाम ऐसे विज्ञापन एजेंसियां इस पर मौजूद हैं, जिससे आप अपना सामान खरीद सकते हैं घर बैठे हुए, हिंदी में कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो बाजार की जो संस्कृति है, बाजार का जो इंटरनेट है, बाजार की जो नेटवर्किंग है, इसने तकनीक को अपने ग्रिप में लिया, तकनीक को उसने प्रभावित किया, क्योंकि उसे पता है कि ये जो माध्यम है, इस माध्यम से हम अपने भाई साहित्य भी बिक रहा है। जैन साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, साहित्य भी बिक रहा है। जिन साहित्यकारों को आप नहीं देखे थे, जिन साहित्यकारों का साहित्य आपको नहीं पता था, इन माध्यमों से उस साहित्य को आप पढ़ रहे हैं, उनकी किताबें, आप गूगल देव से गूगल बाबा हो गए, वहां जाकर आप सर्च करते हैं और जो चाहते हैं, जैसा भी साहित्य आप उपलब्ध करते हैं, चाहे वो शोध के लिए, चाहे वो लेखन के लिए, चाहे वो अध्ययन के लिए। तो देखें, एक छोटा सा मोबाइल जिसमें हिंदी का पूरा संसार इन वस्तुओं के रूप में, इस तकनीक के रूप में, इन तमाम प्रयोगों के रूप में इसमें शामिल हो गया, कि एक अनपढ़ भी अगर करता ही है, इस मोबाइल पर सब कुछ देख सकता है, समझ सकता है। देश विदेश की बारे में अगर हमें जानना है तो हम हिंदी में जान सकते हैं। तो हिंदी का तकनीकी विकास बहुत हुआ है, और इस तकनीकी विकास में सरकार ने भी साथ दिया है, तकनीकी के वैज्ञानिकों ने भी साथ दिया है, कंपनियों ने भी साथ दिया है, कि अगर हमें कार खरीदना है, हमें टेलीविजन खरीदना है, तो तुरंत हम इस पर सर्च कर लेते हैं, और सर्च करके उसका रेट, उसकी क्वालिटी, उसकी सुविधाएं सब हिंदी में हम जान लेते हैं। तो कहने का आशय यह है कि इस बाजार ने एक क्रांति उपस्थित की हिंदी के लिए, या हिंदी ने बाजार के लिए क्रांति पैदा की। मैं तो यह मानता हूं कि अगर हिंदी में बाजार नहीं आता, विश्व बाजार नहीं आता, मल्टीनेशनल ने प्रयास नहीं किया होता, तो वह
जो लाभ उन्हें उत्पादनों से मिल रहा है वह लाभ आज नहीं मिलता। उनका स्वार्थ भी सिद्ध हो रहा है, पर हमारा काम यह हो रहा है कि हम अब हमारी भाषा, हमारी जो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि भारत में अगर हमें रहना है, ठिकाना बनाना है, तो हमें हिंदी को जानना पड़ेगा। बोलियों की बात सर ने कही, जय साहब ने, ये चिंता हमारी भी, क्योंकि हम भी भोजपुरी, अवधी और बुंदेली 3 बोलियों के क्षेत्र में मेरा जीवन बीता और बीत रहा है। तो इसके लिए भी इसी माध्यम में आप बुंदेली की, भोजपुरी की, राजस्थानी की कहावतें, कहानियां, फिल्में, क्या आपको देखना है, सब इसमें है। लेकिन जो हमारा मानस है, जो हमारी संवेदना है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, जो हमारा भीतर का मनुष्य है, वो खो रहा है, वो खो गया है। बाजार मुझे कभी नहीं भाया, व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं भाया। बहुत परेशानी होती है इस बाजार में घुसने की, मेरी संवेदना उस तरह की नहीं है। लेकिन बाजार की पकड़ इतनी गहरी है कि विज्ञापनों से आप देखकर, जो आधुनिक शहर के बच्चे हैं वो सारी चीजें खरीदते हैं। हमने वो विज्ञापन देखा है। जो आदिवासी क्षेत्र है, यह सदी विमर्शों की भी सदी है कि सारे के सारे विमर्श, दलित हो, आदिवासी हो, किन्नर हो, मुस्लिम हो, लोक विमर्श हो, भाषा विमर्श, सारे विमर्शों का ये जो समय है, यह समय इस तकनीक के माध्यम से, आखिर ये तकनीक न होती ऑनलाइन की, तो हम आपसे कैसे संवाद कर सकते। देश और विदेश में इस तकनीक ने हमें कितने पास ला दिया कि हम हिंदी में बैठकर, सागर में बैठकर, और कहां कहां से लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। लेकिन इसमें जो मानवीय पक्ष है, वो उसका एक नुकसान तो होता ही है। पर भाषा की दृष्टि से एक, जो कहते हैं, एक बड़ी क्रांति इन माध्यमों से हुई है। बाजार ने एक समय में हिंदी को अपने कब्जे में किया। मैं तो कहता हूं कि हिंदी ने बाजार को कब्जे में किया कि देखो, मुझसे अलग होकर तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी इस देश में। इसलिए हिंदी का जो प्रचार प्रसार इस देश में है, उसमें बाजार का, बाजारवाद का, तकनीकी का, सोशल मीडिया का, विज्ञापन का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को का आकलन करने के बहुत सारे पक्ष हैं। क्योंकि समय कम है, उन बहुत सारे पक्ष हैं। अगर विज्ञापन लिखने वाले, विज्ञापन बेचने वाले, विज्ञापन से कमाई करने वाले, विज्ञापन सभी देते हैं, पर कोई कोई विज्ञापन इतना हिट होता है कि उस विज्ञापन के आधार पर वह सामान, वह कंपनी अपना माल बहुत अधिक बेच लेती है। तो यह जो समय है हमारा, ये जो तकनीकी क्रांति का समय, संचार क्रांति का समय है, इस माध्यम से भाषा ने, हिंदी ने अंग्रेजी के वर्चस्व को बहुत घटा दिया है। अंग्रेजी का वर्चस्व, ये जो अंग्रेजी दा अफसरशाही है, इसने बड़ा नुकसान किया है। देश का अफसर, देश का नेतृत्व में भी बहुत सारे लोग जो नहीं चाहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा मिले, बहुत साफ साफ ये अंग्रेजी दा जो हैं, इनकी संतानें अंग्रेजी में जीती हैं, अंग्रेजी में खाती हैं, अंग्रेजी में पढ़ती हैं। हिंदी से उनका बहुत सलीका नहीं है उनके पास, ना हिंदी से कोई रिश्ता है। ये हमेशा रहेंगी और ये व्यवधान बनी रहेंगी। इस हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं को जोड़ने की बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस समय है, यह बात बहुत ही जरूरी है। जहां लोक बोलियों की चिंता हिंदी कर रही है, वहां प्रांतीय भाषाओं की भी चिंता उसे करना चाहिए, और वो चिंता बहुत माकूल है। और तभी देश में हिंदी का, भारतीय भाषाओं का और हिंदुस्तान का एक अस्तित्व, एक राष्ट्रीयता, एक सामूहिकता, एक सद्भाव, एक सामाजिक संस्कृति बनी रहेगी। और हमें इस बिखराव से बचना है। हिंदी
को अपने साथ बोलियों को लेकर, अपनी प्रांतीय भाषाओं को साथ लेकर सबको एकजुट होकर एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जिस पर हिंदी के नेतृत्व में या सबके साथ सह अस्तित्व भाव से सभी आगे बढ़े, सभी गौरवान्वित हों, सभी का साहित्य आगे बढ़े। हिंदी ने अनुवादों के माध्यम से, तकनीकी अनुवादों के माध्यम से पूरा विश्व साहित्य हमारे हाथ में लाके उपस्थित कर दिया, कमाल कर दिया है। क्या पढ़ना चाहते हैं आप? अमेरिका का साहित्य की, रूस का साहित्य की, आप चीन का साहित्य, पाकिस्तान, सब कुछ, पूरी तकनीक और साहित्य। लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि नई नई तकनीकें आ रही हैं, नया नया बाजार में चीजें आ रही हैं, तो वह सब धीरे धीरे हिंदी माध्यम से हो। हिंदी के अध्यापकों ने का योगदान अध्ययन, अध्यापन, लेखन तक है, पर बहुत व्यापक तौर पर जो होना चाहिए वह शायद अब इस मोबाइल के माध्यम से, जो सारा इंटरनेट जगत है, इसके माध्यम से हिंदी के साहित्यकारों ने अपनी भूमिका को रेखांकित करना शुरू किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी बातें मित्रों, हमारे आदरणीय जैन साहब और आदरणीय भारद्वाज जी हैं, उन्हें सुनना है। आप सबने मेरी कुछ बातें सुनी। जो लोग इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं कि यह केवल आज के दिन का एक रिवाज न बने, बस हिंदी के बारे में, हिंदी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर हिंदी के बारे में वर्ष भर में कुछ एक काम हमें करना चाहिए, कोई एक नया काम। केवल दूसरों का गुणगान करके हम उससे बच नहीं सकते। हमने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? अगर हिंदी भाषी, लोकभाषी इसकी तरफ ध्यान दे तो निश्चित है कि हिंदी और इसकी भाषाओं का बड़ा योगदान इस देश के लिए, विश्व के लिए आने वाले दिनों में होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई मान प्रकाश जी, उनके प्राचार्य जी, उनके सभी लोग, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन। हाँ कहें। सर मैं ऐसे कह रहा था। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ऐसे कह रहा था कि देश, ये अपने भारत के अलावा दुनिया के लगभग 176 देशों में हिंदी भाषा का उपयोग किया जा रहा है। जी हाँ। लेकिन हाँ, 170 देशों में उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे देशों में विश्वविद्यालय है, पूरा हिंदी का शिक्षण, प्रशिक्षण हो रहा है, हिंदी की संस्थाएं हैं बहुत सारे देशों में। और यहाँ इस देश के लोग भी वहां गए हैं। और एक खुशी की बात यह है कि उन देशों में, चाहे वो रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे पोलैंड हो, जितने भी देश हैं, उन देशों में वहाँ के लोग, उस भाषा भाषी लोग भी हिंदी वहाँ भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और अपने देश में भी आकर, चाहे वो वर्धा का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो, चाहे केंद्रीय संस्थान हो, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं वो विदेशियों को भी हिंदी सिखा रही है, शोध करा रही है। एक बड़ा और बाजार नहीं है। हिंदी का जो साहित्य संसार है, जो कला का संसार है, उसमें बड़ा योगदान किया है। विश्व में साहित्यकारों का योगदान है, अध्यापकों का योगदान है, बाजार का योगदान तो भारतवर्ष में केवल है। लेकिन सर मैं ऐसे कह रहा था कि अगर ऐसा है, विदेशों में अपनी हिंदी भाषा को इतनी मान्यता दी जा रही है, लेकिन अपने हिंदुस्तान, अपने भारत में हिंदी भाषा से ये अभी जो नई जनरेशन है वो इतनी दूर क्यों भाग रही है सर? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है। ये चिंता हम सबकी है। इसके पीछे भारत देश की जो राजनीति है, राजनीति तंत्र है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल नहीं है। अभी मैं एक सेमिनार में था, वेबिनार में, तो उस पर यह बात खुलकर प्रामाणिक तौर पर आ गई है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। यह मान लिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हिंदी का कहीं नामोल्लेख नहीं किया गया है। केवल मातृभाषा की बात कही गई है, प्रांतीय भाषा की बात कही गई है। तो लोगों को इस बात से लोग मुकरने लगे हैं कि हिंदी नहीं बल्कि सबको लेकर चलो। देखो, नई पीढ़ी को एक तो इसका पूरा प्रचार रोजगार की बात आती है। सब, हर माँ बाप सोचता कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा। हिंदी में बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा रोजगार है। वो अध्यापक ही नहीं,
बल्कि वो सिनेमा जगत, वो मीडिया जगत, वो तकनीकी जगत, विज्ञापन जगत, सब जगह जो है हमारे हिंदी के लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार हम नहीं कर रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। उसे अगर आत्मविश्वास में लिया जाए, उसे इस बात का विश्वास सरकार दिलाए, हम हिंदी के लोग दिलाए कि नहीं, तो ये जरूर होगा कि हिंदी में नई पीढ़ी आएगी और आ रही है। आखिर चेतन भगत अंग्रेजी में लिखते लिखते हिंदी में उन्होंने वो लेखन कर रहे, बहुत सारे पत्रकार जो अंग्रेजी में थे वो हिंदी में बात करने लगे हैं, क्योंकि उसे पता हो गया है। मेरे पूरे परिवार में करीब 10-12 लोग हिंदी से एमए पीएचडी है, केवल हिंदी, किसी और नौकरी में नहीं, सब अध्यापक हैं। इसी जमाने की बात कर रहा हूं। तो आत्मविश्वास और हिंदी के प्रति भरोसा, और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, नीतियां बनाती है और छोड़ देती है कि चलो। तो हिंदी के प्रति अध्यापकों को, हिंदी सेवियों को इतना विश्वास जगाना पड़ेगा कि हिंदी में विज्ञान की पढ़ाई हो, हिंदी में अर्थशास्त्र पढ़ा जाए, हिंदी में सारा अनुवाद हो, तो पाठ्यक्रम हो। तो अगर ये सब हो जाएगा तो जरूर एक समय आएगा कि हिंदी के प्रति नई पीढ़ी, जो कॉन्वेंट कल्चर है, जो पब्लिक सेक्टर कल्चर है, जहां वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो दरअसल हम दोहरी नीति के लिए अभिशप्त हैं कि हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। ये जो दोगलापन है ये नहीं जा रहा है, इसने बड़ा नुकसान किया। बहुत सारी बातें हैं और सारे विद्वान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। सर ने अपने भाषण में बाजार को, हिंदी को बाजार की भाषा कही। आज चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे विश्व हो, अगर अपना उत्पाद बेचना है तो हिंदी भाषा आनी चाहिए। हिंदी भाषा ही एक ऐसी विकल्प है जिससे बाजारवाद चल सकता है। और इसके साथ ही सर ने हिंदी को तकनीक के साथ जोड़ा। आज पहले एक जमाना था जब कंप्यूटर और इंटरनेट आया तो लोग कह रहे थे कि अब हिंदी में काम ही नहीं हो सकता, सब अंग्रेजी में काम होगा। लेकिन आज हम इंटरनेट में देखते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हिंदी में जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब में कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं वो जानकारी हमें तुरंत मिल जाएगी। हिंदी भाषा का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता करें नंद भारद्वाज जी का मैं परिचय कराना चाहूँगा। वैसे तो नंद भारद्वाज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप मीडिया और साहित्य जगत के प्रेमी हैं। आप दूरदर्शन केंद्र जयपुर के वरिष्ठ निदेशक रहे हैं। विगत 4 दशकों से आप संचार के विभिन्न माध्यम के लेखन, संपादन, निर्माण और पर्यवेक्षण कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व कई पहलू हैं। आप कवि हैं, कहानीकार है, उपन्यासकार है, समालोचक है। आपने हिंदी एवं राजस्थानी भाषा में अनेक कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचनाएं लिखी हैं। आपको साहित्य जगत की सेवा के लिए विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। मैं बड़े गर्व और हर्ष के साथ श्री नंद भारद्वाज जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री नंद भारद्वाज जी। सर लिंक पे जो हिंदी को लिंक पे जो आवाज सर भारद्वाज सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज हाँ अब आ रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। आज के इस वेब सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल जैन जी, डॉक्टर अरुण प्रकाश जी जो सागर से आते हैं, और इस कालाडेरा महाविद्यालय के प्राचार्य महावर जी, कुमावत जी, मान प्रकाश जी, और इसमें मुझे लग रहा है बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वे भी लाइव कार्यक्रम में अपनी बात कह पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा अवसर होता है इस माध्यम से अपनी बात कहने का। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस को कई बार लोग कई तरह से व्यंग्य में भी कहते हैं कि क्या हिंदी दिवस एक ही दिन का यह अनुष्ठान है। ऐसा नहीं है, कोई भी जो दिवस होता है उसका अपना एक महत्व होता है। जैसे हमारी संस्कृति में
जितने त्योहार हैं वे भी तो किसी एक ही दिन आते हैं, तो उसी तरह से एक विशेष दिन होता है जिसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। और वो ऐतिहासिक कारण हिंदी के प्रसंग में आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, मान्यता दी गई थी। और जब से देश का संविधान लागू हुआ 1950 से, तब से इस भारतीय गणतंत्र की एक प्रमुख भाषा के रूप में कहिए, राजभाषा के रूप में कहिए, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को वो मान्यता मिली। और वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि उससे पहले 200 साल के अंग्रेजी शासन में हिंदी के साथ जो बर्ताव हुआ है या भारतीय भाषाओं के साथ जो बर्ताव हुआ, उसे आज़ादी की लड़ाई में एक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। उस आज़ादी की लड़ाई की मुख्य भाषा के रूप में भी हिंदी रही। और ऐसे में हिंदी को अगर उसका मान सम्मान वापस मिल रहा है तो ये बहुत गर्व की बात है हिंदी भाषियों के लिए। अच्छी बात यह है कि हिंदी भाषा के साथ साथ सारी भारतीय भाषाओं को भी वो सम्मान मिला है। और भाषा के मामले में 3 जो उसके वर्गीकरण है उनको महत्वपूर्ण होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। एक होती है मातृभाषा, जो हर एक व्यक्ति की जहाँ जिस क्षेत्र से वो ताल्लुक रखता है उससे उसका संबंध होता है और उसके प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक है। दूसरी भाषा होती है जो संपर्क भाषा कहिए या एक लिंक लैंग्वेज, जिसके माध्यम से एक पूरे देश का संवाद और शासन प्रशासन चलता है। उस दृष्टि से हिंदी अंग्रेजी से भी पहले, अंग्रेजों के आने से भी पहले एक बड़े भूभाग की खासतौर से भाषा रही है। और हम जिस तरह के प्रदेश से आते हैं, हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, इसके लोग तो अंग्रेजों के आने से भी पहले पूरे भारतवर्ष में अपने व्यापार के सिलसिले में विस्तार पा चुके थे। तो धीरे धीरे एक भारतीय उपमहाद्वीप का जो भाषा के प्रति जो लचीला रवैया है वो हमेशा से रहा है। और हिंदी के प्रति भी कभी कोई दुराव का भाव कहीं भी नहीं देखा गया। अब बाद में जब अंग्रेजी शासन में या जब अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए, उसके बाद में जब दूसरे क्षेत्रों में भाषा का वर्चस्व बढ़ा या भाषा का महत्व बढ़ा, ऐसे में हिंदी के सामने जरूर थोड़ी सी चुनौतियां आने लगी हैं, खासतौर से दक्षिण भारत के वो प्रदेश जहाँ हिंदी का बहुत ज्यादा। बताएं, कुछ कह रहे हैं आप? भाषा के प्रति जो रवैया है वो अब सकारात्मक हुआ है। और ऐसे में खासतौर से आजादी के बाद जो विकास यात्रा शुरू हुई है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है तो बताएं मुझे। मेरे ख्याल से आवाज आ रही। हाँ, आप जारी रखिए। मैं ये कह रहा था कि आजादी के बाद में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल हमेशा से रहा है। और इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हम 2-3 चरणों में बांट सकते हैं इस पूरे काल को। आज़ादी से पहले का जो कार्यकाल था उसमें तो ठीक है, हमारी लड़ाई की या आज़ादी के आंदोलन की मुख्य भाषा रही है। और ऐसे में जो पत्रकारिता विकसित हुई या जो हिंदी का लेखन विकसित हुआ, उसमें हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से अपनाया भी गया। उसमें बड़े साहित्यकार भी हुए, बड़े संस्कृति कर्मी भी हुए और उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। लेकिन उसी के साथ में आज़ादी के तुरंत बाद में जो राष्ट्रीय विकास की या नव निर्माण की जो एक संकल्प शुरू हुआ, उसमें भी भाषा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। खासतौर से मीडिया जिस तरह से विकसित हुआ है, आकाशवाणी तब एक प्रमुख माध्यम था, तब तक दूरदर्शन इतना प्रमुख माध्यम नहीं था, वो 1959 में आता है। लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से जिस तरह से पूरे देश में हिंदी भाषा का प्रभाव या प्रचार प्रसार बढ़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण था जिसमें हिंदी विकसित हुई है। और इसी के साथ जो शिक्षा जगत में खासतौर से जो हमारी उच्च जो प्रशिक्षण के या जो उच्च पाठ्यक्रमों में माध्यम के रूप में भाषा को अपनाए जाने की बात थी, थोड़ा सा वहाँ विकास मुझे
उतना बहुत संतोषजनक नहीं लगता, खासतौर से जो तकनीकी शिक्षण है या मेडिकल साइंस में जो विकास हुआ है, इसमें अगर शुरू से ही भाषा के प्रति सही रवैया रखा जाता तो मेरा ख्याल है कि अब तक हिंदी उन क्षेत्रों में भी शिक्षण का प्रमुख माध्यम हो चुकी होती। और क्योंकि ये जो औद्योगिकीकरण या तकनीकी विकास हुआ है, ये तकनीक ज्यादातर बाहर के देशों से या उस तरह से आई है, तो उसमें वो अपनी शब्दावली के साथ आई है। और उस शब्दावली के साथ आने के कारण क्या हुआ कि उसके पर्याय हिंदी में मिलना मुश्किल हो गए। ठीक है, तकनीकी शब्दावली विकसित की गई, लेकिन उसे सहजता से स्वीकार करने में समय लगता है। फिर भी काफी हद तक उस शब्दावली को स्वीकार किया गया। यहाँ तक कि जो सरकारी कामकाज की भाषा है उसमें भी काफी लचीला रवैया अपनाया गया। इस तरह से जो विकास हुआ वो एक ठीक दिशा में हम बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती आती है 1990 के बाद में, जब ये गेट समझौता लागू होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू होती है, विश्व बाजार अपना जोर पकड़ने लगता है। क्योंकि अंग्रेज यहाँ से गए थे तो कोई बहुत राजी खुशी नहीं गए थे, वे बहुत एक मन में मलाल लेकर के गए थे कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार उनके हाथ से छूट रहा है। तो उस पर कब्जा बनाए रखने के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ जैसी संस्था के माध्यम से भी दबाव बनाए रखा, या दूसरे जो विश्व व्यापारिक संगठन है उनके माध्यम से बनाए रखा, जो विश्व बैंक है उनके माध्यम से भी देशों की जो आर्थिक प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप बनाए रखा। और इस तरह से ये जो वैश्वीकरण या ये जो बाजारवाद बढ़ा है, इसने धीरे धीरे विकासशील देशों के साथ और तीसरी दुनिया के देशों के साथ जो रवैया रखा है, ये भाषा के प्रति काफी चुनौतीपूर्ण रवैया रहा है। इस दृष्टि से हिंदी के सामने भी चुनौती रही है। हालांकि आनंद प्रकाश जी जिस तरह से बता रहे थे कि अगर हिंदी के प्रति उनका उस तरह का विरोध का या उस तरह का चुनौती का भाव रहा है, तो हिंदी ने खुद भी उनको चुनौती दी है। हिंदी ने खुद भी उनको मजबूर किया है कि वे हिंदी को अपनाएं और हिंदी के माध्यम से ही वो अपना बाजार जारी रख सकते हैं। लेकिन इतने से बात नहीं बनती है, क्योंकि जब तक एक जो लोकतांत्रिक देश की सरकार है वो इस पर पूरे दृष्टिकोण से, पूरी गंभीरता से विचार नहीं करेगी, तो अकेली भाषा है, उस भाषा के समर्थक इस लड़ाई को अपने हक में हो सकता है कि बहुत ज्यादा कामयाबी से न लड़ पाए। इसलिए हमें देश के सरकार के समर्थन की जरूरत पड़ती है। वो जरूर अब भी हमें अपेक्षा है, अब भी हमें उसकी उम्मीद है कि जैसा अभी किसी विद्यार्थी ने पूछा कि इतनी अगर हिंदी इतने देशों में बोली जाती है, इतने देशों में उसका प्रसार है, तो फिर इसकी कठिनाई दूर क्यों नहीं होती, या उसे उस रूप में मान्यता क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं उसे अपनाया जाता। और आनंद प्रकाश जी ने सही कहा कि ये इसमें मुख्य भूमिका एक सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की है। वो अगर इसमें रुचि लेगी या ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर करेगी तो निश्चित रूप से इसका अनुकूल लाभ हिंदी को भी मिलेगा। इस दृष्टि से हम सबके लिए विचारणीय है। मैं इस बारे में एक और जोड़ना चाहता हूँ कि देश की सरकार भी अंततः एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी हुई सरकार होती है, और जब तक किसी देश का लोक विकसित नहीं होगा, उस देश का लोक सही माने में अपने आत्मनिर्णय से अपनी आत्मनिर्णय की शक्ति को अर्जित नहीं करेगा, तब तक वो सरकार पर भी बहुत ज्यादा दबाव बना नहीं पाएगा। सरकार पर दबाव तभी बनता है जब उसका नागरिक स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है, आत्मनिर्णय की शक्ति उसमें आती है, और सरकार को भी महसूस होता है कि अगर उसने उसकी हित में सही काम नहीं किया तो उसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। ये प्रक्रिया अभी मुझे लगता है कि और विकसित होने की जरूरत है। इस देश में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आजादी के बाद से शुरू हो जानी चाहिए थी, और इसमें बड़ा योगदान मेरे ख्याल से शिक्षा जगत का ही होता है। शिक्षित व्यक्ति धीरे धीरे एक विवेकपूर्ण फैसला देने में कामयाब हो पाता है, वो थोड़ा कम हुआ है। माध्यम जितने मीडिया जितने हैं वो एक अरसे तक तो स्वतंत्र थे, और उन्होंने एक चौथे स्तंभ के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम किया। लेकिन धीरे धीरे इस बाजार ने, इस वैश्वीकरण ने, इस बाजारवादी प्रवृत्ति ने इस मीडिया को भी दबा लिया है, इसे खरीद लिया है, इसे अपने पक्ष में कर लिया है,
और इसके पीछे जिनकी पूंजी लगी हुई है उन लोगों के हित निश्चित रूप से दूसरे हैं। वे तमाम जो तकनीकी विकास हुआ है उस तकनीकी विकास की जो साधन है वे भी दूसरी तरह से तैयार हुए हैं। वे कोई देशी प्रक्रिया से तैयार होकर के और देशी लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि देशी लोगों के से तो केवल उनको उसकी पूंजी अर्जित करनी है, उसका मुनाफा अर्जित करना है, उसमें वो उसके भागीदार नहीं बनाना चाहते। हमारे पहले आर्थिक नीति में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें कोई भी हम अगर कोई किसी की तकनीक को लेते थे तो पूरी तकनीकी प्रक्रिया को लेते थे। लेकिन धीरे धीरे अब ये हुआ है कि आप तो सिर्फ तैयार माल लीजिए, आपको हम तकनीक नहीं देंगे, वो प्रक्रिया नहीं बताएंगे। ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता की जो पॉलिसी है या जो नीति है वो भी प्रभावित होती है और धीरे धीरे हम दूसरे लोगों पर या दूसरे लोगों की तकनीक पर निर्भर होते जाते हैं। ये निर्भरता खत्म होनी चाहिए। स्वदेशी का महत्व महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया था, लेकिन वो धीरे धीरे इस आज़ादी के 70-75 सालों में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमजोर पड़ा है। वो प्रक्रिया फिर से लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा और तभी हम ठीक से देश को सही दिशा में ले जा पाएंगे जब हम इस प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाएं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं और खास तौर से जो हिंदी के लोग हैं उनसे यही अपेक्षा है कि एक तो वो अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखें और सरकार पर भी ये दबाव बनाएं कि वो हिंदी के प्रति सब सही रवैया रखे, वो उसके महत्व को समझे, भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के जो रिश्ते हैं उनको बेहतर होने दे, भारतीय भाषाओं की अवज्ञा नहीं हो, भारतीय भाषाएं हिंदी की ताकत है और उनमें जो साहित्य अकादमी का रवैया है वो पूरे उनके भारतीय भाषाओं में एक दूसरे के साहित्य को अर्जित करके प्रस्तुत करती हैं। कोई भी किसी भी भारतीय भाषा का बड़ा लेखक पूरे देश पर राष्ट्रीय स्तर पर तभी मान्यता प्राप्त कर पाता है जब वो हिंदी के माध्यम से व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये हिंदी की ताकत है, इसलिए हिंदी के माध्यम से ही आज आप रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, शरद चंद्र चटर्जी को जानते हैं या दक्षिण के जितने भी बड़े लेखक हैं उनको सबको अगर भारतीय पाठक वर्ग समझता है तो वो हिंदी के माध्यम से समझता है। अंग्रेजी का वर्चस्व भी बड़ा है और ये पूरा जो वैश्वीकरण की या बाजारों के बाद की प्रक्रिया उसकी मुख्य भाषा वो अंग्रेजी को ही मानते हैं, लेकिन हिंदी का स्थान नहीं ले सकती वो भाषाएं। और हमें खास तौर से जो हमारा तकनीकी शिक्षण है, जो मेडिकल में, साइंस में या मैनेजमेंट में या जो फाइनेंशियल जो कोर्सेज हैं, इन सब में हिंदी को माध्यम के रूप में जब हम बढ़ाएंगे तभी इस पूरी प्रक्रिया में हम हिंदी को मजबूत कर पाएंगे। ये बड़ी चुनौतियां हैं जो अभी बकाया हैं और मेरा ख्याल है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं वे विद्यार्थियों में और बेहतर जागरूकता पैदा कर सकते हैं। ये एक्चुअली जब से बच्चा थोड़ा सा कॉलेज लेवल पर आता है तब उसका एक विवेक विकसित होने लगता है और उसमें महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका है। इसका सही विकास भी इसी स्तर पर संभव है। जैसे आज के इस कालारीरा महाविद्यालय ने अगर ये वेबिनार के माध्यम से हिंदी के इस प्रचार प्रसार में ये विषय रखा तो ये भी मुझे उसी दिशा में एक प्रयत्न लगता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे इस तरह के सेमिनार, इस तरह के संवाद और भी जारी रखें, विद्यार्थियों को इसमें और इन्वॉल्व करें, उनके माध्यम से बात सामने आएगी तो वो ज़्यादा गहरा प्रभाव डालेगी। और कोई अगर संबंध में किसी की जिज्ञासा होगी तो आपका सबका स्वागत। मेरा ख्याल है कि समय काफ़ी हो गया, पौन बज गया है और किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो हम हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारद्वाज जी ने हिंदी विषय के महत्व को रेखांकित किया। इस वेबिनार को द्विपक्षीय बनाने और जीवंत बनाने के लिए यदि किसी विद्यार्थी की, संकाय सदस्य की कोई क्वेरी हो, जिज्ञासा हो तो वो बहुत कम समय है, पूछ सकते हैं हमें, तो हमें बड़ी खुशी होगी। हेलो
श्याम आपने हाँ जी पूछी है। हाँ सर। हाँ जी बताएं। जी सर, मैं ऐसे कह रहा था कि वो पर्यटन चल रहा है, जैसे हरियाणा वालों को हरियाणा भाषा पसंद है, राजस्थान की भाषा पसंद है, हर एक राज्य को अपनी भाषा से लगाव है और हर एक राज्य अपनी भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में आपको लगता है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिल पाएगा? देखिए, भारतीय भाषाओं की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है और वो हिंदी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश की भाषा है। वो किसी एक प्रांत की भाषा नहीं है, वो सारे देश की भाषा है। और इसलिए ये खतरा कभी महसूस नहीं किया जाना चाहिए था, न पहले न आगे कभी, कि किसी भी प्रांत की अगर कोई भाषा विकसित होती है तो वो हिंदी के लिए चुनौती है। वो नहीं है। वो जैसे जैसे हमारी भारतीय भाषाएं हिंदी है, इसके बावजूद अंग्रेजी है। अंग्रेजी एक थर्ड हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में दुनिया भर के देशों में बोली समझी जाती है। तो पूरे देश में हिंदी बोली समझी जाती है। ऐसे ही जैसे चाइना में चाइनीज बोली समझी जाती है, रशिया में रशियन समझी बोली जाती है। लेकिन रशिया में भी जब सोवियत संघ था तो हर एक प्रांत की, या जो अब तो देश हो गए हैं, वो उनकी अपनी भाषाएं भी उतनी ही मान्यता प्राप्त थी उनमें, कि उनको कोई किसी को रोका नहीं गया था एक भाषा के रूप में। यानी एक जो मैंने बताया ना कि जो राष्ट्र भाषा वाला कॉन्सेप्ट है, वो नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं ये सारी। हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा है तो तमिल भी राष्ट्रीय भाषा है, असमिया भी राष्ट्रीय भाषा है, बंगला भी राष्ट्रीय भाषा है, ऐसे ही राजस्थानी भी राष्ट्रीय भाषा है। और राजस्थान जो इतना बड़ा प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से तो अपने देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी इतनी बड़ी 5-6 बड़ी बोलियां हैं। और ये बोलियां सारी भारतीय भाषाओं में हैं। यानी पंजाब जो हमसे छोटा प्रांत है उसमें 19 तरह की बोलियां हैं, या गुजरात जो हमसे 3 थे। तो ये इसको इस रूप में मत लीजिए कि ये बोलियां कोई हरियाणवी बोल रहा है या उससे हिंदी को कोई खतरा नहीं है। सर बिल्कुल आप कह रहे हो, मैं उस बात से एग्री हूँ। लेकिन जैसे मान लो हरियाणा में हिंदी भाषा को, जैसे अपन हिंदी भाषा बोलते हैं तो सामने से हमारी को हिंदी भाषा बोलने के लिए मिलती है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में है तो बिल्कुल मराठी भाषा को ही वहाँ पे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसमें लिख के क्या करते हिंदी प्रदेश की जो भाषाओं के साथ जो रिश्ता थोड़ा सा भिन्न है, यानी वो काफी हिंदी के नजदीक भी। हालांकि महाराष्ट्र में कोई ऐसा विरोध नहीं है। मैं तो मीडिया में रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि असम में गुवाहाटी में भी रहा हूँ और दक्षिण में भी गया हूँ। जो व्यापारिक जो आज की हमारा विषय है बाजारीकरण या बाजारवाद, इसमें तो धड़ल्ले से हिंदी चलती है। आप उस बाजार में तमिलनाडु के चेन्नई के बर्मी बाजार में घुस जाइए, लोग आपको आपकी शक्ल देख के पहचान जाएंगे कि ये हिंदी प्रदेश से आया हुआ आदमी है, और आपको हिंदी में वो वहाँ का चेन्नई का तमिल का आदमी है लेकिन वो आपको हिंदी में बुला लेगा। तो ये व्यापार की अपनी दूसरी तरह की डिमांड्स हैं, उसके लिहाज से वो भाषा वहाँ बिल्कुल स्वीकृत होती है। बाकी उसका राजनीतिक प्रभाव है। राजनीतिक प्रभाव नहीं, वोट के लिए वो किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करते हैं। कोई धर्म के नाम पर मोबिलाइज करता है, कोई भाषा के नाम पर करता है, क्षेत्र के नाम पर करता है। ये दुष्ट प्रवृत्तियां हैं जिससे हमको लड़ना है। लोकतंत्र में इस तरह के विभेद नहीं चलते। लोकतंत्र में एक देश की एक भाषा है, हर प्रदेश की अपनी भाषा है, उसको महत्व मिलना चाहिए, उसकी संस्कृति है। आपका अपना जो सामाजिक व्यवहार है, आपके जो गीत है, संगीत है, लोक संगीत है, क्या आप उसको छोड़ सकते हैं? राजस्थानी में 1000 साल का साहित्य है। अगर आप हिंदी का जो वीर गाथा काल, मध्य काल और ये ले लें, और इसमें अगर राजस्थानी के बड़े जो लेखक कवि हैं, मीरा हैं या चंद बरदाई हैं, या इन सबको छोड़ दें तो क्या बचेगा हिंदी में? तो ये सब हिंदी की विरासत में शामिल है। यही आज की जो हिंदी है उसमें भी भारतीय भाषाओं की, आज अपन रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं पढ़ेंगे क्या, या दक्षिण में किसी बड़े लेखक को नहीं पढ़ेंगे क्या? जरूर पढ़ेंगे, उसे हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी है और प्रादेशिक स्तर पर उसकी प्रादेशिक भाषा है। ये जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, ये बहुत सही फॉर्मूला है, इसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए। और इसमें तीसरी भाषा के नाम पर कोई और भाषाएं घुसा करके और आप हिंदी की या भारतीय की भाषा की उपेक्षा करेंगे तो चिंता की बात है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, अब हो गया श्याम?
अभी कोई शंका सदस्य, कोई विशेष क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो तो साझा कर ले। समय बहुत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू। किसी को जिज्ञासा, कोई क्वेरी हो, कोई विचार साझा करना चाहे तो हमें खुशी होगी। मेरे ख्याल से सबकी जिज्ञासाएं संपन्न शांत हो गई है और आप इसको समाप्त कीजिए। बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब विद्यार्थी के लिए सूचनाएं, क्विज के लिए एक लिंक खोला जा रहा है जो 30 मिनट के लिए होगा। विद्यार्थी इसको भरकर सबमिट करें और उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाएगा। सर लिंक मेल आईडी पे आएगा। आगे बढ़ाते हुए इस वेबिनार के संयोजक डॉक्टर सीताराम कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर सीताराम कुमार सर। हेलो, आज इस महाविद्यालय द्वारा आयोजित वेब संवाद जो बाजारवाद और हिंदी के ऊपर रखी गई है, इनके अथक प्रयास है मान प्रकाश जी के, बहुत तैयारी के साथ आए। सबसे पहले तो मैं जो अध्यक्ष महोदय हैं इस वेबिनार के, श्री नंद भारद्वाज जी, पूर्व निदेशक दूरदर्शन जयपुर सर, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमें ज्ञान से लाभान्वित किया। हमारे बच्चे 100 से ऊपर जुड़े हुए हैं, उनकी क्वेरी को शांत किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष संस्कृत हिंदी विभाग, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने भी हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमें समय दिया, ज्ञान दिया, हिंदी के बारे में जानकारी दी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अनिल जैन मेरे गुरु रहे हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के। मैं प्रथम आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे। आज भी आपकी बोली में वही तेज, वही ओज है जो आज से 25 साल 30 साल पहले हुआ करता था। हम डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, आप बड़ी ओज में वाणी में हमें पढ़ाते थे, हमें अच्छा लगता था। आज वही वाणी दोबारा सुनने को मिली है। सर आपका भी बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। आपने भी बहुत उम्दा जानकारी दी बच्चों को, आपने बाजारवाद और हिंदी के बारे में बताया। तो मैं पुनः इस महाविद्यालय की तरफ से और हिंदी विभाग की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद सर। ये हमारे लिए ज्ञानवर्धक, उपयोगी, सार्थक रहा है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, आपके लिए क्विज प्रतियोगिता है जिसमें 30 प्रश्न आपको मोबाइल के माध्यम से पूछे जाएंगे। 30 मिनट के लिए लिंक खुलेगा और 30 मिनट के बाद में लिंक अपने आप बंद हो जाएगा। तो आप हिंदी से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनका जवाब दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के पश्चात इसमें रिजल्ट आ जाएगा, आपको रिजल्ट शीट अपने आप मिल जाएगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो भी होगा उनको पुरस्कार मिलेंगे। सर मैं ऐसे कह रहा था, हेलो सर, मैं थोड़ी सी इजाजत से, एक विद्यार्थी की ओर से चैट बॉक्स से क्वेश्चन आया था कि आज हिंदी पुस्तक बाजार की स्थिति इतनी खराब क्यों है। अगर अनिल जैन सर आप में से कोई बताना चाहे तो प्लीज बता दीजिए। चूंकि आपने स्पेसिफिक कर दिया है मुझे ही, आपका प्रश्न ये है कि किताबें हिंदी में क्यों कम बिक रही हैं।
बात बड़ी वाजिब है। मुश्किल ये है कि आजकल शॉर्टकट या ये कहिए कैप्सूल का जमाना आ गया है। हम थोड़े बहुत हम अध्यापक भी जिम्मेवार हैं और विद्यार्थी भी है जिम्मेवार। हम ये सोचते हैं कि टेक्स्ट के बिना, मूल के बिना हम विद्यार्थी को पारंगत कर दें। कुछ परीक्षा प्रणाली के भी दोष है। देखिए, होना ये चाहिए कि किताबें खरीदने की आदत अध्यापक डालें और विद्यार्थियों को प्रेरणा दें किताबें खरीदने की, पुरस्कार में किताबें दें। तो सबसे किताब के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है विद्यार्थी के मन में। अब स्थिति यह है कि परीक्षा में वो गाइड पढ़ करके पास हो जाता है, कभी कभी अच्छे नंबर भी हासिल कर लेता है, और कभी कभी अध्यापक भी ये सोचने लगता है कि जितनी कम मुश्किल पैदा करे उतना अच्छा है। इससे मूल किताब के प्रति उसके मन में आकर्षण कम हुआ है। हम विद्यार्थी को प्रेरित करें कि मूल किताब पढ़नी है, मूल किताब ले आनी है। और खैर, कोरोना काल की बात छोड़ दीजिए, अगर वो किताब लेकर आए, प्रेरित करेंगे तो धीरे उसके मन में उस किताब के प्रति आकर्षण पैदा होगा। हम सबको मिलजुल कर ये कोशिश करनी है। और कोई प्रश्न? सर, हेलो, विद्यार्थियों को क्विज के लिए लिंक डाल दिया गया है, आप सभी उसमें देखें मोबाइल में। एक बार फिर फीडबैक लेंगे। एक बार सभी का मैं वेबिनार में पधारे हुए अतिथिगण, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। ये वेबिनार हमारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक, उपयोगी और सार्थक रही है। एक बार सभी का पुनः आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।